दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जो सीरीज चल रही थी प्राचीन कालीन इतिहास की, उसमें आज हम बात करेंगे। जो इससे पहले हम बात किए थे दोस्तों, जो साक्ष्यों की, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बात की थी और सांस्कृतिक जो साक्ष्य थे उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो अभिलेखों में प्रयुक्त जो लिपियाँ थी, कौन कौन सी लिपियाँ थी और इनकी खोज किसने की। तो ये सबसे पहले समझ लीजिए कि भारत में जो मुद्रा शास्त्र के जनक माने जाते हैं वो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि जेम्स जो प्रिंसेप हैं वो भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, अभिलेखों में जो प्रयुक्त लिपियाँ, यानी अभिलेख में जो प्रयुक्त लिपियाँ थी वो कौन कौन सी थी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लिपि थी दोस्तों वो थी प्राकृत लिपि। कौन सी थी दोस्तों? ये प्राकृत लिपि। याद रखना, जो आरंभिक अभिलेख मिले उनमें प्राकृत भाषा का यूज दोस्तों किया गया था। आरंभिक भाषा में कौन से दोस्तों? प्राकृतिक भाषा का जो है सबसे पहले प्राकृतिक भाषा के अभिलेखों का जो चित्रण किया गया वो प्राकृत भाषा किया गया। दूसरा दोस्तों आया ब्राह्मी लिपि। अशोक के जब शिलालेख पाए गए तो उसमें देखा गया कि जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था दोस्तों। अब ब्राह्मी लिपि क्या है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है। तो दोस्तों ये लिखी जाती है बाएं से दाएं दोस्तों लिखी जाती है। यानी जिस प्रकार से उर्दू भाषा लिखी जाती है उसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि भी लिखी जाती है। कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। अब तीसरी जो लिपि दोस्तों यूज की जाती है, देखो पहले प्राकृत लिपि, फिर उसके बाद में ब्राह्मी लिपि, फिर तीसरा जो था दोस्तों वो खगोष्ठी लिपि थी। कौन सी थी लिपि दोस्तों? खगोष्ठी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खगोष्ठी लिपि में हैं। खगोष्ठी लिपि कैसे क्या थी? अब ये इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आता है कि खगोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है। तो वो लिखी जाती है दाएं से बाएं। जैसा कि हम लोग इस समय देवनागरी लिपि लिखते हैं उस प्रकार से ही खगोष्ठी लिपि दोस्तों लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि दोस्तों, अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है एग्जाम में, यही दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना, ब्राह्मी लिपि दोस्तों लिखी जाती है बाएं से दाएं और खगोष्ठी लिपि जो लिखी जाती है वो दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती है, जिस प्रकार से हम देवनागरी लिपि लिखते हैं। अब तीसरी जो भाषा थी वो देखने को हमको मिला था यूनानी और अरामाइक जो लिपि थी वो देखने को मिला है दोस्तों। इसमें पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में दोस्तों अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी लिपि? यूनानी एवं अरामाइक लिपि। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। तो इन लिपियों का आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर यूज़ किया गया। तो अधिकतर जो दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका यूज़ किया गया। जो भी शिलालेख पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं वहाँ पर यूनानी और अरामाइक लिपि का प्रयोग दोस्तों किया गया है, और यहीं से अशोक के शिलालेखों में भी लिपियों का प्रयोग किया गया है। अब क्या है दोस्तों, मुद्राएं एवं सिक्के। मुद्राएं एवं सिक्के कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी काफ़ी बार दोस्तों पूछा गया है, और इसको हम देख लेंगे मुद्राएं और सिक्के दोस्तों। जो मुद्रा है, मुद्रा सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? को हिंदी में कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। क्या बोला जाता है दोस्तों? मुद्रा शास्त्र। इंग्लिश में बोलते हैं देखो न्यूमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुद्रा शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स कहते हैं दोस्तों। मुद्राओं पर केवल आकृतियाँ उत्तीर्ण होती थी जिन्हें क्या कहते हैं? पंचमार्क या आहत सिक्के बोला जाता था दोस्तों। प्राचीन काल में जो मुद्राएं होती थी उन पर क्या होता था? केवल आकृतियाँ, संख्या नहीं लिखा जाता था वहाँ पर, क्योंकि संख्या ज्ञान उस समय था नहीं, तो लोगों को आकृतियों का दोस्तों ज्ञान था। तो आकृतियों को जो आकृतियाँ उत्तीर्ण की जाती दोस्तों उसको क्या कहते हैं? आहत सिक्के। दोस्तों कई बार क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि जो प्राचीन काल में जो मुद्राएं थी, मुद्राओं पर आकृतियों का जो अंकन किया जाता था उन अंकन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, पंचमार्का या फिर आहत सिक्के उन्हें बोले जाते हैं। अब दोस्तों क्या है, सिक्कों पर लेख एवं तिथि उत्तीर्ण करने का श्रेय। अब सबसे पहले ये भी देखो, लेख एवं तिथि उत्तीर्ण करने का जो श्रेय गया है वो दोस्तों यूनानी शासकों को जाता है। सॉरी दोस्तों, तो यूनानी शासकों को जो है लेख और तिथि का अंकन करने का दोस्तों श्रेय जाता है। अब देखेंगे दोस्तों, इसमें भारत में खुदाई की बड़ी मात्रा में सबसे पहले क्या मिला दोस्तों? सबसे पहले तांबा मिला, फिर चांदी मिली, सोना एवं शीशे के सिक्के मिले हैं दोस्तों। याद रखना क्या क्या मिला? तो तांबे के सिक्के मिले हैं, चांदी के सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं तथा शीशे के भी सिक्के मिले हैं। अब शीशे के सिक्के, क्योंकि ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले जिन धातुओं का प्रयोग सिक्के बनाने हेतु हुआ
सबसे पहले जो सिक्के बनाने का प्रयोग किया गया वो दोस्तों तांबा का प्रयोग किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि सबसे पहले धातु कौन सी धातु का प्रयोग सिक्के बनाने के लिए किया गया, तो वो दोस्तों धातु थी तांबा, याद रखना। लेकिन कौन कौन से प्राचीन काल में किन किन धातुओं से सिक्के बनाए गए, तो उसमें तांबा हो जाएगा, चांदी, सोना और शीशे के सिक्के भी दोस्तों बनाए गए। अब इसमें बारी बारी से देखो, हमने बताया भी दोस्तों कौन कौन से सिक्के किसके शासनकाल में दोस्तों बनाए गए। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के तथा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के दोस्तों कुषाण शासकों ने जारी किए। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ लेना दोस्तों। गुप्त शासकों ने क्या किया, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसके काल में छापे गए, तो वो दोस्तों थे सबसे अधिक सोने के सिक्के जो छापे गए वो दोस्तों गुप्त शासकों के द्वारा छापे गए, उनका उत्तीर्ण किया गया दोस्तों। और सबसे अगर शुद्ध सोने की बात की जाए, सबसे शुद्ध सोने के जो सिक्के वो कुषाण शासकों के द्वारा जारी किया गया। तो सबसे अगर शुद्ध सोने के सिक्कों की बात की जाए किसके द्वारा जारी किया गया, वो दोस्तों कुषाण शासकों के द्वारा जारी किया गया। जबकि देखो यहाँ पर क्या होता है, शीशे के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, तो सातवाहन, जो सातवाहन के जो राजा थे उनके द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्त शासकों के द्वारा सबसे अधिक सोने के सिक्के, कुषाण शासकों के द्वारा सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए गए, और सातवाहन के द्वारा क्या किया गया, शीशे के सिक्के जारी किए गए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, विवरण दिखा दिया है, विवरण और कौन कौन से शासक ने कैसे क्या यूज़ किया है। तो जहाज के चित्रयुक्त जो सिक्के जारी किया है दोस्तों, जहाज के चित्रयुक्त सिक्के जारी किया यज्ञश्री सतकर्णी ने। इसके पीछे भी काफ़ी दोस्तों कहानी है। धर्म चक्रयुक्त कांस्य मुद्रा के जो सिक्के थे वो मिनांडर के द्वारा जारी किए गए। भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के बिम कटफिसस के द्वारा जारी किए गए। शिव स्कंद विष्णु आकृति के युक्त जो सिक्के ओविस के द्वारा जारी किए। सॉरी दोस्तों, बीणा बजाते हुए चित्रित, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन ये आया हुआ है कि बीणा बजाते हुए चित्रित सिक्के किसके द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे, किसके द्वारा चलाए गए थे, वो तो समुद्रगुप्त के द्वारा दोस्तों चालू किए गए थे। मयूर आकृति के सिक्के कुमारगुप्त के द्वारा। बैल आकृति व शैव सिक्के स्कंदगुप्त के द्वारा। मयूर पर सवार कार्तिकेय स्कंद सिक्के कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा। और दोस्तों मोहम्मद गौरी, यहाँ पर दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा लक्ष्मी अंकित सिक्के, कालिया या लक्ष्मी अंकित सिक्के जो जारी किए गए दोस्तों मोहम्मद गौरी के द्वारा जारी किए गए। सरस्वती और लक्ष्मी युक्त जो सिक्के हैं उनको जारी करने का श्रेय भी दोस्तों मोहम्मद गौरी को जाता है, और इससे पहले मोहम्मद गजनवी ने भी ये सिक्के जारी किए थे। टकसाल अंक सिक्के, अब ये भी देखो यहाँ पर टकसाल आ गया दोस्तों, टकसाल जहाँ पर सिक्के छपने लगे, टकसाल अंकित सिक्के जो है इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए। सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के वो दोस्तों अकबर के द्वारा जारी किए गए। राम सीता अंकित सिक्के अकबर के द्वारा। बाज तिथि अंक स्वर्ण सिक्के अकबर के द्वारा। तो इस प्रकार से हाथ में शराब अंकित जो सिक्के जारी किए गए वो जहांगीर के द्वारा जारी किए गए। हिंदू देवी देवता व हिंदू संवत अंकित सिक्के टीपू सुल्तान के द्वारा दोस्तों जारी किए गए। तो इस प्रकार दोस्तों अंकन किया गया है सिक्कों का दोस्तों। अब यहाँ पर देख लेंगे हम चित्रकला मूर्तिकला। भारतीय चित्रकला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है चित्रकला के द्वारा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों चित्रकला से भी पूछे जाते हैं। तो हम चित्रकला के बारे में भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे कि हमारा कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए दोस्तों। अब हम देखेंगे चित्रकला मूर्तिकला। भारतीय चित्रकला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना प्रारंभ कर दिया था। तो सबसे पहले कौन सा चित्रण होता था दोस्तों, जब प्राचीन काल में पाषाण युग में ही जो व्यक्ति थे उस समय उनको किसी भी अंक की ज्ञान नहीं था, किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं था, तो वो क्या करते थे, चित्रों के माध्यम से गुफा पर वो चित्र बनाते थे। और इसका जो साक्ष्य मिला है दोस्तों वो मिला है होशंगाबाद में। कहाँ, होशंगाबाद में। और वो गुफा थी तो भीमबेटका यहाँ ता नहीं है दोस्तों, टा है भीमबेटका की जो कंदराओं में गुफाओं में दोस्तों पाषाण काल युक्त
चित्रण मिला हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राचीन काल में जो पाषाण काल के जो चित्र हैं वो कौन सी कहाँ पर है, तो वो दोस्तों वो है होशंगाबाद में। और वो कौन सी गुफा है, तो भीमबेटका। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों के ध्वस्त हो जाने के कारण चित्रकला के प्रमाण स्पष्ट नहीं है, लेकिन मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर एक नग्न कांस्य मूर्ति दोस्तों मिली हुई है। ये इससे पता चलता है कि उस समय भी लोगों को मूर्तिकला की जानकारी थी। प्राचीन काल में मूर्तियों का जो निर्माण जो प्रारंभ किया गया कुषाण शासकों से आरंभ होता है, और कुषाणों गुप्त शासकों उत्तरी गुप्त शासकों में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य एवं धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान दोस्तों रहा है। कुषाणकालीन मूर्तियाँ गुप्तकालीन मूर्तियों के मूलभूत अंतर यह है, कुषाणकालीन जो मूर्तियाँ विदेशी प्रभाव से युक्त थीं, वहीं पर गुप्तकालीन जो मूर्तियाँ थी वो स्वाभाविकता से परिपूर्ण थी। भारहूत बोधगया सांची अमरावती की मिली जो मूर्तियाँ मूर्तिकाल में जन सामान्य के जीवन के अति सजीव रूप प्रस्तुत करती हैं। तो जहाँ पर देखा जाए बोधगया में, भारहूत में, सांची के स्तूप में, अमरावती में, यहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली है वहाँ पर जो जन सामान्य लोग थे उनके जीवन से रिलेटेड मूर्तियाँ दोस्तों मिली हुई हैं। चित्रों में देखो क्या क्या मिला हुआ, चित्रों में माता और शिशु, मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों में गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण दोस्तों मिलता है। स्मारक और भवन देख लेंगे दोस्तों, ये भी देख लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में आती हैं उनको हम सबको दोस्तों आज कवर कर लेंगे। विभिन्न स्मारकों के माध्यम से तत्कालीन समाज की जो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तिथियों का बोध प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ का पता चलता है। दक्षिण में जो अरिकमेडु नामक स्थान पर खुदाई में क्या हुआ, रोम भारत के व्यापारिक संबंधों का भी पता चलता है दोस्तों। तो ये दोस्तों मूर्तिकला, स्मारक भवन, इनके बारे में जानकारी प्राप्त है। अब हम देख लेंगे दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। विदेशी यात्रियों का विवरण, किसके काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत में आया, किस राजा के काल में आया, ये चीज़ काफ़ी बार एग्जाम में आती है, तो इसको भी पढ़ लेंगे दोस्तों। प्राचीन काल में, प्राचीन समय में भारत में कई यात्री यहाँ आते थे, जिनमें से कुछ शिक्षा के तात्पर्य से, कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के साथ, और सभी यात्रियों ने अपनी अपनी पुस्तक में अपनी जीवन शैली प्रस्तुत की है तथा भारतीय जीवन शैली को भी अपने आप में चित्रित किया है। तो दोस्तों इसमें से कौन कौन थे इनके बारे में हम देख लेंगे। तो जो दोस्तों जो यात्री थे वो सबसे पहले थे यूनानी और रोमन आए, फिर चीनी आए, मुस्लिम, में तीनों प्रकार के यात्री भारत में आए और उन्होंने अपना अपना प्रभाव यहाँ पर छोड़ा और यहाँ से की जो सभ्यता संस्कृति है उसको भी सीख कर गए। तो अगर हम देख लेंगे यूनानी यात्रियों के द्वारा, यूनानी यात्रियों को देख लेंगे, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले भारत में आए जो लेखक थे वो थे सिकंदर के साथ में। सबसे पहले सिकंदर के साथ में जो आए, यानी यूनानी शासक था सिकंदर, इसके साथ में कौन आया, तो टेसियस आया और हेरोडोटस आया। हेरोडोटस दोस्तों जो इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस आया सबसे पहले और टेसियस आया। सिकंदर के साथ भारत में आए जो लेखक कौन कौन से थे, मतलब ये दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या था, जो सिकंदर से पहले यहाँ पर क्या जो पहले आए, पहले कौन कौन आया था, तो टेसियस और हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता कहा जाता था। हेरोडोटस पहले ही आ चुके थे। सिकंदर के साथ में कौन कौन था, तो निर्याकस आए थे, आनेसिक्टस आए थे, अरिस्टोबुलस आए थे सॉरी दोस्तों। तो ये दोस्तों जो लेखक थे वो सिकंदर के साथ में आए थे। सिकंदर के बाद में भारत में जो आने वाला लेखक था वो था मेगास्थनीज। अन्य जो यूनानी लेखक थे वो तो यहाँ पर देखो डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन, ये बाद में आए हुए लेखक हैं। और डायमेकस भी आया था, डायनोसियस भी है। चीनी यात्री कौन थे, फाहयान आए थे, संगयुंग आए थे, हेमसोंग आए थे, सिंह मालवेलिन आए थे, चाओजुकुआ आए थे। मुस्लिम यात्री कौन कौन से थे, तो इन्हें खुर्दार थे, सुलेमान थे, अल मसूदी थे, अलबर्नी थे। तो ये सभी क्या थे, मुस्लिम यात्री। तो यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें पहले यात्री मेगास्थनीज था, जो कि 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके पश्चात में डाइमेकस एवं डायनोसियस क्रमशः बिंदुसार एवं सम्राट अशोक के दरबार में आए थे। अन्य यात्रियों का विवरण अब देख लीजिए, यहाँ पर भी देखिए इतिहास की प्रमुख शब्दावली। आर्कियोलॉजी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आर्कियोलॉजी क्या है, एपिग्राफी क्या है, पेलियोग्राफी क्या है, न्यूमिस्टिक्स क्या है। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी बार एग्ज़ाम में आती है, तो हम इसको भी देख लेंगे। जो लेख मुहर प्रस्तर स्तंभों, प्रस्तर समझ रहे हो, जो पत्थर के स्तंभ होते थे स्तूपों में, चट्टानों में और ताम्र पत्तों पर लिखे जाते थे, उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। तो दोस्तों क्लियर हुआ आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं, याद रखना। आर्कियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों जो लेख मुहरों पर, प्रस्तर स्तंभों में, स्तूपों में, चट्टानों में या ताम्र पत्रों पर जो लिखे जाते थे अभिलेख, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजी। याद रखना दोस्तों, बिल्कुल ईजी है। दूसरा क्या है, एपिग्राफी क्या है, अभिलेख, जो अभिलेखों का जो अध्ययन का जो पुरालेखन शास्त्र है उसको एपिग्राफी कहते हैं। जो अभिलेख लिखे गए हैं उन अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको कहेंगे पुरालेख शास्त्र। ठीक है दोस्तों। पेलियोग्राफी क्या है दोस्तों, अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन जो दस्तावेज हैं, अभिलेख हो गए, प्राचीन दस्तावेज हो गए, प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, पेलिग्राफी, या फिर कहा जाता है पुरालिपि शास्त्र। पुरालिपि शास्त्र भी कहते हैं या पेलिग्राफी भी कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र बोला जाता है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिस्टिक, है ना। मेगालिथ क्या होता है दोस्तों, दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन व अन्य वस्तुएं भी कब्र में दफना देते थे तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। ऐसे स्मारक को ही प्रायः मेगालिथ या महापाषाण कहते थे। बिल्कुल इजी, महापाषाण की भी परिभाषा यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। दक्षिण भारत के लोग थे वो क्या करते, जब व्यक्ति कोई मर जाता था उसके साथ में उसके जो औजार थे, हथियार थे, मिट्टी के बर्तन, जो कि आज भी होता है, काफ़ी लोग कपड़े या फिर इस प्रकार से लोगों जो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो उसके साथ में दफना देते हैं। उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि जो वस्तुएं रख दी जाती थी उसके जो अध्ययन को था वो उसको मेगालिथ बोला जाता है। क्या दोस्तों, मेगालिथ। अब लास्ट में एक वर्ड बचा हुआ पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है, प्राचीन काल में जो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, निर्मित मंदिरों, भवनों के अवशेषों का अध्ययन जो पुरातत्व कहलाता है दोस्तों। और इस शास्त्र का जो अध्ययन, इसका जो अध्ययन किया जाता है उसे पुरातत्ववेत्ता कहते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया होगा, आर्कियोलॉजी आपको क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों। और एपिग्राफी, पेलियोग्राफी, है ना, पुरातत्व, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इनको आपको एक बार पढ़ लेना। तो दोस्तों ये जो प्राचीन कालीन इतिहास के जो इसमें स्मारक, जो सिक्के, जो मेन क्वेश्चन है उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके पश्चात में दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कितना याद हुआ इसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ लेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले वन लाइनर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम दोस्तों पढ़ेंगे जो MCQ टाइप क्वेश्चन है, जिससे कि हमको बिल्कुल ही रट जाए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिली तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आने वाली आप तक वीडियो पहुंच सकें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।